पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में राना सनाउल्लाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ मैं अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस बारे में ये देख रहे हैं कि उन नुकसानात की तलाफ़ी में गवर्नमेंट जो अपना किरदार अदा कर सकती है वो करे। जो हमारे फ़ौजी जवानों ने और एक सीनियर ऑफिसर ने कल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जो जामे शहादत नोश किए हैं, इन पर पूरी कौम अपने शोहदा को सलाम पेश करती है और इस बात पे फ़ख्र करती है कि ये पाकिस्तान आर्मी का ही फ़ख्र है, तुर्रा इम्तियाज़ है कि उसके ऑफिसर्स फ्रॉम दी फ्रंट जो है वो लीड करते हैं। और ऑलमोस्ट हर मार्के में, हर ऑपरेशन में जहाँ पे हमारे जवानों ने जो है वो जामे शहादत नोश किए हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स भी उनके जो है वो साथ साथ रहे हैं। और यही वो इम्तियाज़ है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की अफवाज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबियां हासिल कर रही हैं, और उन्होंने बड़ी ही दिलेरी और जुर्रत के साथ जो है इस मामले को, इस मसले को जो है वो, इस नासूर को जो है वो कंट्रोल किया है। जनाब स्पीकर, आज की इस मोशन के हवाले से पार्लियामेंट जो है ये एक ऐसा अदारा है जिसे मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन और मुल्क की, कौम की रहनुमाई की न सिर्फ ज़िम्मेदारी है बल्कि उससे अफजल कोई और अदारा नहीं है। तमाम अदारों का अपना अपना डोमेन है, उनकी अपनी अपनी जो है वो आइनी जो है वो ज़िम्मेदारियां हैं, उनका अपना अपना आइनी इख्तियार है। लेकिन वो तमाम इख्तियारात और उन अदारों का डोमेन जो है वो पार्लियामेंट के मरहून मिन्नत है, क्योंकि पार्लियामेंट वो अदारा है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया है, जिसने ये तय किया है कि कौन सा अदारा जो है वो किस तरह से और किस दायरा कार में जो है वो काम करेगा। और मैं अगर ये भी कहता चलूँ कि पार्लियामेंट को, इस मुअज़्ज़ज़ अदारे को ये इख्तियार भी है कि वो आइन में तरमीम कर सकता है, वो किसी भी इख्तियार को बढ़ा भी सकता है, उसमें कमी भी ला सकता है। इस अर्ज़ के बाद मैं ये बात इस मुअज़्ज़ज़ अदारे पार्लियामेंट के सामने रखनी चाहूँगा कि आज हुकूमत को और पूरी कौम को, बल्कि उसके साथ साथ तमाम अदारों को 3 बुनियादी नकात के ऊपर जो है वो रहनुमाई की ज़रूरत है। ये पार्लियामेंट जो है ये इसके ऊपर डिस्कशन करे और डिबेट करे और उसके ज़रिए से रहनुमाई दे, और उस रहनुमाई से जो है हुकूमत ये कोशिश करेगी कि इन चीज़ों से जो है वो नबरदाज़मा हुआ जाए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सियासी, इंतज़ामी और इसके साथ साथ अदालती बहरान है, अगर मैं ये कहूँ कि ये बहरान नहीं है, बहरान पैदा किया गया है, पैदा किया जा रहा है,
मुसलसल उसमें इजाफे की कोशिश हो रही है, और अगर उन कोशिशों की तरफ ध्यान दिया जाए तो शायद जाके एक ही शख्सियत के ऊपर जो है वो बात जो है वो रुकती है, या उसके साथ एक जो जथा है और उस जथे में जो चंद लोग हैं उनके ऊपर जाके ये ज़िम्मेदारी जो है वो पड़ती है। हालात ख़राब तो नहीं हैं, लेकिन हालात को ख़राब करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसी तनाज़र में जो इलेक्शन का इनेकाद है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ आरा हैं उसके ऊपर भी इस पार्लियामेंट को न सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम अदारों की रहनुमाई का इख्तियार भी हासिल है, हक़ भी हासिल है, और शायद ये ज़िम्मेदारी भी है। और आखिरी बात जो इस वक्त मुआशी बहरान है और वो इन दो चीज़ों को किस तरह से मुतासर कर रहा है उसके ऊपर भी रहनुमाई की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, मैं ये बात कि ये सियासी, इंतज़ामी और अदालती बहरान जो इस वक्त कौम को दरपेश है, मैं इस हवाले से मुख्तसरन ये बात करनी चाहूँगा कि ये बहरान न था न है। इससे हर रोज़ कोशिश की जाती है कि इसको पैदा किया जाए। एक जमात और उसका लीडर जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है, वो पिछले तकरीबन 10 सालों से 2013-14 से उसने ये कोशिशें शुरू की हैं कि मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की जाए। 126 दिन का जो है वो धरना दिया, और उस धरने के दौरान जिस किस्म की तकारीर हुई, जिस तरह से पार्लियामेंट की तज़हीक करने की कोशिशें हुई, वो एक तारीख़ का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि उसे मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मुसलसल 2018 तक कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी एहतजाजी जलसे। ये आप 2013-14 से 18 तक ये पूरे 5 साल का अरसा आप देख लें। इसमें उस बंदे ने कभी कोई एक हफ़्ता भी सुकून से गुजारा हो, कभी एक हफ़्ता भी जो है वो उसमें उसने कोई ना कोई अमल जो है वो इस मकसद से ना किया हो कि अफरा तफरी होनी चाहिए, मुल्क में अनारकी होनी चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। 2018 में कुछ कुव्वतों ने ये जानते हुए या ये असेस करते हुए कि शायद उससे कोई बेहतरी जो है वो आ जाएगी, और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इलेक्शंस को रिग किया और इलेक्शन को इस अंदाज से मैनेज किया कि इन्हें जो है वो बरसे इक़्तिदार लाने की जो है वो कोशिश हुई, लाया गया। और उसके बाद 3.5 साल, पौने 4 साल, जनाब स्पीकर, जब वो अपोजिशन में था तो हुकूमत के ख़िलाफ़, जब वो हुकूमत में आया तो फिर वही मुहिम, वही एहतजाज उसने अपोजिशन के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया। अपोजिशन के इन बेंचों से उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने, ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा कि जनाब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, हम चाहते हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान में जाने से रोका जाए,
और मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए। आएँ बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो दूसरी जमात के पार्लिमानी लीडर थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके जवाब में मौसूफ यहाँ पे उठे और उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। आप लोग तो चोर हैं, आप लोग तो डाकू हैं, आप लोग तो अपने केस जो है वो ख़त्म कराना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरीज़ ख़त्म कराना चाहते हैं। मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आपको जो है वो यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। और उसके बाद 4.25 साल सियासी इंतकाम और वो हरबे इस्तेमाल किए गए, इस तरह से झूठे केसेस बनाए गए, नैब को इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अगर नैब के चेयरमैन ने इस्तेमाल होने से इनकार किया तो उसकी बाकायदा वीडियो लीक हुई। आज बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि जी ये वीडियो लीक कहाँ से हो रही हैं, ये वीडियो लीक क्यों हो रही हैं। तो पहले आप बताएं कि ये जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ वीडियो लीक हुई थी, इसकी आज तक जो है वो इंक्वायरी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक है कि ये वीडियो लीक जो है ये आपने की थी। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि तैयबा गुल जो उस वीडियो लीक की विक्टिम थी, उसके साथ आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मीटिंग की। उस मीटिंग में आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, उस मीटिंग में एक अस्करी एजेंसी के सरबराह मौजूद थे। आपने वहाँ पे उसको ये इस मामले में जो है वो उससे ये वीडियो नहीं ली। उसके बाद एक ऐसा चैनल जिसका मालिक जो है वो आपका मशीर था, आपने वहाँ से उसको लीक नहीं करवाया। उस खातून को और उसके खामद को 1.5 महीना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो हस्बे बेजा में नहीं रखा ताकि ये किसी तरह से जो है वो मामला गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद 2 साल तक उन्हें आपके रेंटेड हाउस में बाकायदा नान नुस्खे के खर्चे के साथ नहीं संभाला गया। आज तो आपको वीडियो लीक्स के ऊपर बड़ा आपको जो है वो गुस्सा आता है और बड़ा एतराज़ होता है। तो ये वीडियो लीक जो है ये किसने की थी, और उस वीडियो लीक के ज़रिए से चेयरमैन नैब को आपने जो है वो उसको काबू किया, उसको ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए। उन झूठे मुकदमात में अपोजिशन की तमाम लीडरशिप को, मियाँ नवाज शरीफ से लेके लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, शाहद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, जरदारी साहब, उनकी बहन मोहतरमा, तो सब के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए और उनको जो है वो गिरफ़्तार किया। शहजाद अकबर रोज़ बैठ के जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू करता था कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने इस सिलसिले को जो है वो 4.25 साल तक कायम रखा। और इन 4.25 सालों में मुआशी तौर पे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। एक ऐसा IMF के साथ मुआहदा किया जिस मुआहदे की वजह से और उस मुआहदे की शराइत को पूरा करते करते जनाब स्पीकर, आज जहाँ पे महंगाई पहुँची है, जहाँ पे डॉलर पहुँचा है और जो मुआशी सूरत हाल है, इसमें मौजूदा हुकूमत का इसके अलावा कोई एक अमल, कोई एक गलती, कोई एक कोताही कोई सामने रख दे कि जी आपने ये गलत किया है, तो हम सज़ावार हैं, मासवाए इसके कि IMF की शराइत के ऊपर अमल हो रहा है, मासवाए इसके कि IMF के साथ जो कॉन्फिडेंस एरोड हुआ, इन्होंने जाते जाते जो अमल किया, उस वजह से जो है वो IMF कह रहा है कि जी सारी शराइत पहले पूरी करें, उसके बाद जो है वो आपसे मुआहदा करेंगे। तो इस तरह से 5 सालों में जनाब स्पीकर
वो मुल्क जो 2017-18 में लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा चुका था, दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा चुका था, 6.2 के ऊपर उसका ग्रोथ रेट था, वो आगे बढ़ रहा था, तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, उसको इस हाल में जो है वो पहुंचाया इस टोले ने और इस नाम नहाद जो है वो लीडर ने। आप जनाब स्पीकर, ये पिछले 10-11 माह जो हैं, इसमें उन्होंने सियासी बहरान पैदा करने, इंतज़ामी बहरान पैदा करने और हालात को बिगाड़ने, मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने। जनाब स्पीकर, ये एक फितना है, ये फसाद है, उसको इसके अलावा कोई काम नहीं आता, वो इसी के ऊपर जो है वो काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जब तक कौम ने इदराक ना किया, इसकी शनाख्त ना की, तो ये इस कौम और मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। जनाब स्पीकर, दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, एक से ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। हिटलर भी बड़ी जोशीली तकरीर किया करता था, वो भी बड़ा समा बांधता था, वो भी लोगों के जहनों पे बड़ा असर करता था। उस वक्त भी वहाँ के भी वाइज लोगों ने कहा कि अगर कौम ने इसका इदराक ना किया, ये मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। वाकई उस कौम ने उसका इदराक और शनाख्त ना की, तो फिर आप देख लें कि उन्होंने वो ख़ुद किस अंजाम से दो चार हुआ और उसने कौम को और मुल्क को किस अंजाम से दो चार किया। 50 साल उनको ग़ुलामी में जो है वो गुजारने पड़े और उसके बाद जाके जो है वो आज़ादी से जो है वो बहरामंद हुए। अगर जर्मन कौम की ज़िंदगी में वो नाम नहाद लीडर ना आया होता, तो शायद वो कौम जो है वो आज दुनिया को लीड कर रही होती। वो इतनी ज़बरदस्त, बहादुर और जो है वो कौम है कि वो शायद दुनिया को लीड कर रही होती। लेकिन एक गलती जो है वो इतना जो है वो नुकसान में गई। तो जनाब स्पीकर, ये आप देख लें 11 माह से अमेरिकन साइफ़र, उसका प्रोपेगेंडा, ये जी साजिश हो गई है, ये हुकूमत जो है ये इम्पोर्टेड है। और भाई उन्हीं वोटों से, उन्हीं 176 वोटों से जो तुमने लिए थे, अपोजिशन और गवर्नमेंट। जनाब स्पीकर, ये कोई कैलकुलेशन करके देख ले, 155 वोट कौमी असम्बली में पीटीआई के थे और इतने ही वोट पीएमएलएन प्लस पीपल्स पार्टी प्लस जेयूआई और 3 मेंबर आज़ाद अपोजिशन के थे। वो अलाइस जिन्होंने उस वक्त पीटीआई का साथ दे के 176 वोट पूरे किए और ये 176 वोट लेके जो है वो बने वज़ीर आज़म, वही वोट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पड़े 175 और 176वां वोट एजाज सादक साहब का जो है वो आपकी जगह पे बैठे उस सेशन को जो है वो प्रिजाइड कर रहे थे। लेकिन कहा गया जी ये तो इम्पोर्टेड जो है वो गवर्नमेंट है, ये तो बाहर से आई है, बाहर से इसको लाया गया है। उसके बाद उसके ऊपर एहतजाज, वो एहतजाज जो है वो चलता रहा। उसके बाद 25 मई का अल्टीमेटम, मैं आऊँगा, मैं इस शहर को सील कर दूँगा, मैं यहाँ से उठूँगा नहीं जब तक मैं इलेक्शन की जो है वो डेट नहीं लूँगा, मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूँगा, मैं यहाँ पे घेराव करूँगा। और उसके बाद केपीके में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की मदद से चीफ मिनिस्टर जो है वो उस जो है वो जथे को, जो मसल्ला जथा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा, उसमें जो है वो मौजूद था। पुलिस केपीके की मौजूद थी, जीबी का चीफ मिनिस्टर जो है वो मौजूद था, उसकी पुलिस जो है वो साथ मौजूद थी।
और ये इस तरह से इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, जिसे रोका गया और इसे नाकाम किया गया। ये वापस हुआ और जाते हुए ये कहा कि मैं 6 दिन बाद दोबारा आऊँगा। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, दोबारा जलसे, दोबारा रैलीज, दोबारा लॉन्ग मार्चेस, और फिर उसके बाद जो है वो 26 नवंबर, यानी एक एक दिन जो है वो इस तरह से सर्व किया गया कि किसी ना किसी तरह से जो है मुल्क में जो है वो सियासी बहरान रहे, इंतज़ामी बहरान रहे, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उस वक़्त तक मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। बाकायदा इस बारे में कोशिश की गई, अपने वज़ीर ख़ज़ाना को, सूबाई वज़रा ख़ज़ाना को ये टास्क दिया गया कि फ़ोन करें, ये IMF वाले तो कोई शायद मुआहदा करने जा रहे हैं। यानी वो तमाम घटिया से घटिया अमल जो है वो किया गया कि मुल्क को जो है वो बहरान से दो चार किया जाए। मुआशी तौर पे बाकायदा जद्दोजहद की कि नौज़ बिल्ला के पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। बाकायदा इस बारे में स्टेप्स उठाए गए, बाकायदा इस बारे में कोशिशें की गई, और फिर 26 नवंबर को जो है वो ये कहा गया कि अब मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊँ, पूरी कौम मेरे साथ है। पूरी कौम जो है वो उठ के खड़ी हो गई है। अब पूरी कौम जो है वो आएगी यहाँ पे। बड़ी तकारीर की, कहा मुझे यहाँ इस्लामाबाद में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैंने भी जवाबन कहा कि तुम्हें इस्लामाबाद पर जब चढ़ाई करोगे तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लॉन्ग मार्च शुरू किया। नवंबर में एक अहम तैनाती को सबूताज करने और एक अदारे को मुतनाज़ा बनाने के लिए उस लॉन्ग मार्च की तारीख़ों में आगे पीछे किया गया। आज कहाँ पे पहुँचेगा, कल कहाँ पे पहुँचेगा, स्टे कहाँ पे करेगा। वज़ीराबाद के वाक़े को जो है वो अदरवाइज़ जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वो वहाँ पे जो मुल्ज़म मौके पे खुद इन्होंने पकड़ा, वो जनाब स्पीकर रिलीजियसली मोटिवेटेड मुल्ज़म है। उसके सेल फोन से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो उसकी मोटिवेशन के लिए का पता देती हैं, और ऐसे होता है। एहसन इकबाल साहब को जिस बंदे ने फायर किया था वो भी रिलीजियसली मोटिवेटेड था। इसी तरह का हमला जो है वो ख्वाजा आसफ पे और मियाँ नवाज शरीफ पे भी हुआ। कोई आज तक ये एविडेंस नहीं दे सका, लेकिन वही मुझे कत्ल कर दिया जाएगा उसका ड्रामा जो है वो बिल्कुल जो है वो रोज़ उसके ऊपर कोई ना कोई बात, रोज़ उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई बात। तो जनाब स्पीकर, ये वो अमल है जिसकी बुनियाद के ऊपर जब ये 26 नवंबर का जो है ये इन्होंने समुंदर जो है वो लेके आना था और आके इस्लामाबाद का घेराव करना था, और उस घेराव के नतीजे में इलेक्शन की डेट लेनी थी। जब उसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुए और जो है वो समुंदर ना आया, अवाम ने इसे रिजेक्ट किया, कौम ने इसके इस यानी शरपसंदी, अफरा तफरी और फितने के एजेंडे के साथ खड़े होने से इनकार किया। और उस दिन जब इसने पहले वहाँ पे नूर खां एयरपोर्ट पे एयरबेस पे बैठ के इंतज़ार किया कि वहाँ पे बंदे इकट्ठे हो जाएं, इसे कहा गया जी पूरी कौम आ रही है, पूरी कौम रास्ते में है, थोड़ी देर रुकें ताकि पूरी कौम जो है वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाए। तो जब उसके बाद ये हेलीकॉप्टर पे आए तो इन्होंने पायलट से कहा कि ज़रा मुझे थोड़ा सा ज़रा दिखा दें नीचे। जब नीचे इन्होंने देखा तो इसके कानों से धुआं निकला कि ये तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो इसने फिर उस मायूसी में, उस फ्रस्ट्रेशन में और इस गुस्से में
कि ये दोनों सूबाई हुकूमतें जो हैं ये मुझे कह रही थी कि हम इतने इतने लाख बंदा लेके आएंगे, यहाँ पे नीचे तो जितने लाख ये कह रहे थे उतने हज़ार भी नहीं है। तो इसने वहाँ पे असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया। फिर उस असम्बलियाँ तोड़ने के अमल को कोई तकरीबन 1.5-2 महीने चलाया। मकसद क्या था कि ये बहरानी कैफियत जो है ये जारी रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो जारी रहे और मुल्क का जो है वो नुकसान हो। और उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी। अब जनाब स्पीकर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि असम्बलियाँ तोड़ने के बाद अब 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने की जो है वो आईनी कदगन है। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। और वो आईनी कंडीशन जो है वो अगर 30 अप्रैल को भी इलेक्शन हो तो पूरी नहीं होती। लेकिन बहरहाल अब इसमें जनाब स्पीकर ये जो इंतज़ामी और सियासी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो रही है, इसमें भी पार्लियामेंट की गाइडेंस, रहनुमाई की ज़रूरत है। 3 वाक़यात हुए हैं जिनको मैं यहाँ पे जो है वो मुख्तसरन जो है वो मेंशन करनी चाहूँगा कि 14 से 18 मार्च तक लाहौर में ज़मान पार्क में ये अपना मोर्चा लगा के जो है वो बैठे हुए थे। और वहाँ पे इन्होंने जो है वो ऐसे लोगों को जो कि शरपसंद, दहशतगर्द तंजीमों से जिनका तल्लुक़ था, जो मुसल्लह थे, और वहाँ पे हर किस्म का सामान, गलेले, वहाँ पे पेट्रोल बम, वहाँ पे थैलियाँ, बोरियाँ जो है वो पत्थरों की, ये हर चीज़ जो है वहाँ पे जमा थी। जो तोशा खाना में 18 तारीख को इनके नॉन बेलेबल वारंट्स थे, उनकी तामील के लिए पुलिस जब DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद की जो है वो क़यादत में वहाँ पे पहुँची, उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। और उसके नतीजे में पुलिस ने वहाँ पे जो कार्रवाई की, कहा तो ये जाता है कि जी पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए गई थी, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं कर सकी। मामला ये है कि पुलिस जो है, ये सभी को मालूम है कि एंटी राड पुलिस जो है वो रबड़ स्टिक और एक शील्ड जो पथराव को रोकने के लिए होती है, इसके अलावा उसके पास कोई हथियार नहीं होता। उस एरिया में कोई एक पुलिस का या रेंजर्स का बंदा लाइव एमुनेशन के साथ मुसल्ला जो है वो दाखिल नहीं हुआ, और उससे बावजूद और दानिस्ता तौर पे ये अमल जो है वो नहीं किया गया। मकसद सिर्फ ये था कि उस इलाके को क्लियर किया जाए और जो नो गो एरिया वहाँ पे कायम किया हुआ है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। उसे बहरहाल उसकी कोशिश होती रही, और उस दौरान जो है वो तकरीबन 68 के करीब जो है वो पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। लेकिन उस दौरान दूसरी तरफ से तो फायरिंग, गुलेल के साथ जो है वो पत्थर और दूसरी जो है वो पथराव, ये सारा कुछ होता रहा और पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी होते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से नॉट ए सिंगल फायर। और 18 तारीख को जो है उस इलाके को जो है वो क्लियर किया गया। इस पे ऊपर एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, जिसमें अभी तक जो है वो 316 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, और उन्हें जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। और
कानून के मुताबिक जो है वो उनके साथ जो भी उनका जुर्म बनता है उसके मुताबिक जो है वो उनसे जो है वो सलूक किया जाएगा। और वहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, मोटरसाइकिल को जलाया गया, वहाँ से गुज़रने वाले जो सिविलियन थे उनकी गाड़ियों को जो है वो तोड़ा गया, तो ये सारे नुकसानात जो हैं ये इनके ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज है और इसके मुताबिक जो है ये कानून के मुताबिक जो है इनको जो है वो डील किया जाएगा। इसी तरह से 18 तारीख को दोबारा जो है ये एक जत्थे के साथ पहले 28 फरवरी को और उसके बाद 18 मार्च को ये एक जत्थे के साथ बाकायदा इस बात के सबूत मौजूद हैं कि 3-3 दिन 4-4 दिन कैंपेन की गई, लोगों को फ़ोन किए गए कि जी आपको टिकट नहीं मिलेगा वरना जो है वो आप 50-50 जो है ना बंदे लेके आएँ, अगर आपने टिकट हासिल करना है तो 50 बंदे लेके आएँ, मसल्ला लोगों को लेके आएँ। और इस तरह से जो है वो लोगों को इकट्ठा करके जो है वो पहले 28/2 को और उसके बाद जो है वो 18 मार्च को जो है जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो है ये हमलावर हुए। वहाँ पे मेन गेट्स को तोड़ के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पे तोड़ फोड़ की और अदालती जो प्रोसीजर है, अदालती कार्रवाई जो है उसको इंटरप्ट किया और इस बात की कोशिश की कि इनके ऊपर जो मुकदमात कायम हैं, जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसके पास कोई जवाब नहीं है कि तोशा खाना में जो इसने चोरियां की हैं और जिस तरह से वहाँ पे इसने लूट मार की है, उस लूट मार का जो है इसके पास कोई आंसर नहीं है। एक रसीद इसने पेश की, वो रसीद भी जो है वो जाली साबित हो चुकी है। टेरियन वाइट के केस में इसके पास कोई जवाब नहीं है, कोई इसके पास जो है वो आंसर नहीं है कि ये दाखिल कर सके कि उसमें इसका जो है वो क्या जवाब है। इसी तरह से जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट है उसमें भी वो केस जो है वो बिल्कुल ओपन, वो यानी 2+2=4 जो है वो साबित है और ये रूल ऑफ लॉ का प्रचार करने वाला जो है वो आज अदालतों में पेश होने से जो है वो गुरेज़ा है और उस प्रोसेस को जो है वो सबोताज करने के लिए जो है वो ये जत्थे लेके मुसल्ला लोगों को लेके जो है वो अदालतों के ऊपर जो है वो हमलावर हो रहा है। और इसका सबूत जो है वो कल सामने आया कि पहले तो ये कहता था जी लोग आ रहे हैं जी, मैं जब अदालत में पेश होने जाता हूँ तो क्योंकि मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ तो इसलिए लोग आ जाते हैं, लोग जो है वो मेरे साथ जाना चाहते हैं, लोग मेरी जो है वो हिफाजत करनी चाहते हैं। अब कल ये चोरों की तरह जो अदालत में पेश हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, तो उस वक्त लोग क्यों नहीं आए? उस वक्त जो है वो लोगों की पॉपुलैरिटी क्या कल ख़त्म हो गई थी। तो इससे ये साबित हुआ कि दानिस्ता तौर पे ऐसे हालात जो है वो पैदा किए गए और दानिस्ता तौर पे अदालती अमल को जो है सबोताज करने के लिए और अदालतों को अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने से रोकने के लिए जो है ये सारे हथकंडे जो है ये इस्तेमाल किए गए। अब जनाब स्पीकर, इस सूरत हाल में ये पार्लियामेंट जो है वो रहनुमाई करेगी कि इसमें अब जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि मसल्ला जत्थों को कंट्रोल करने के लिए नहत्थी पुलिस या फोर्स जो है ये कारगर नहीं हो सकती और इस बात की जो है वो ज़रूरत है कि मसल्ला जत्थों को, दहशतगर्दों को और शरपसंदों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को वो तमाम इख्तियारात दिए जाएं जो वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने, गिरफ़्तार करने और अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए जो है वो जो कानून में उनको जो है वो हासिल है। तो ये जनाब स्पीकर, ये जो बात चलती रही है कि जी उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा सका
ये नाकामी है, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि हुकूमत ने, फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने जो मदद कर रही थी केयर टेकर गवर्नमेंट की, और केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी इस बात का जो है वो ख्याल रखा कि कोई ह्यूमन लॉस ना हो, कोई ब्लड शेड ना हो। और इसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि ये फितना जो है ये चाहता है कि इसे ब्लड मिले, इसे जो है ये लाशें मिलें, ताकि उसके ऊपर ये अपने अफरा तफरी और अनारकी के एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ा सके। जनाब स्पीकर, जो दूसरा पॉइंट मैंने अर्ज़ किया है कि इलेक्शन का इनेकाद, जनाब स्पीकर बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात आइन में दर्ज है कि असम्बली डिज़ोल्व हो तो 90 दिन में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या आइन में ये बात दर्ज नहीं है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए? ये जो दर्ज है आइन में, और ये ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, ये ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि 90 दिन में इलेक्शन कराए, लेकिन साथ ये भी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। ये क्या इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या आइन में ये स्कीम जो दी गई है कि जब इलेक्शन हो तो तमाम असम्बलीज़ का, कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा हो? ये पहले आपके इल्म में है कि 3 दिन के वक्फे से होता था, और उसमें भी जो है वो एक फेयर इलेक्शन का तसव्वुर जो है वो डिफीट होता था। जो लोग 3 दिन पहले जीते थे, 3 दिन बाद जो है वो फिर वही कामयाब हो जाते थे। फिर दोनों इलेक्शन जो है वो एक ही दिन कराना तय पाया, और साथ ये भी तय पाया और इस पार्लियामेंट ने तय किया कि केयर टेकर सेटअप होगा पूरे मुल्क में। क्या ये चीज़ें आइन में दर्ज नहीं हैं? हम बिल्कुल, ये बात बुनियादी तौर पे गलत है कि हम कोई इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन में दर्ज है उस तरीके से जो है वो इलेक्शन हो, असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों, केयर टेकर सेटअप में हों, वो फ्री हों, वो फेयर हों, और वो इलेक्शन जो है वो मुल्क में इस्तेहकाम लाएँ, सियासी इस्तेहकाम लाएँ, ना कि वो एक नए बहरान का जो है वो पेश खैमा बने। अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो मुल्क में नहीं होता तो इसके लिए ये बड़ा आसान होगा कि जी फेडरल गवर्नमेंट थी, दूसरी गवर्नमेंट्स थी सूबों में, तो लिहाजा इलेक्शन जो है ये तो फेयर नहीं हुआ, मुझे हराया गया हो, मैं हारा तो नहीं हूँ। और अगर वहाँ पे पंजाब में इलेक्शन होने के बाद कोई जमात जो है वो जनाब स्पीकर हुकूमत फॉर्म कर लेती है, तो क्या 60% या एग्जैक्ट फिगर जो है वो 56-57 बनती है कि कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो पंजाब की, मोर देन 50%। तो क्या फिर जो पार्टी पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएगी और जनरल इलेक्शन में वहाँ पे वो बरसरे इक़्तिदार होगी, केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, जिस तरह से अब वफाक सूबा सिंध और बलूचिस्तान में नहीं होगा, तो क्या फिर दूसरी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पे होगी? क्या फिर पंजाब जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए डिक्टेट नहीं करेगा? क्या उस हुकूमत की या उस पार्टी की, भले वो हम हों या कोई और हो, क्या उसे जो है वो एज हासिल नहीं होगा? क्या इस तरह से फॉर ऑल टाइम्स टू कम आइन का वो बुनियादी तकाजा कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो और केयर टेकर सेटअप में हो, वो जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? और फिर हर दफ़ा पंजाब और दूसरा सूबा KPK के इलेक्शन 6-7 माह पहले हो जाया करेंगे, और उसके बाद जनरल इलेक्शन जो है वो एक खेल तमाशा होके रह जाया करेगा? क्या ये दूसरे सूबों के साथ या दूसरे सूबों में जो सियासी जमातें या पंजाब में जो सियासी जमातें जो मौजूद हैं
और जो इलेक्शन फ्री और फेयर लड़ना चाहती हैं, क्या उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी? आज हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया है कि इलेक्शन रोकने की कोशिश की गई तो हम मुदाखलत करेंगे। जनाब, आप मुदाखलत क्यों करेंगे? आप हुक्म करेंगे। आपके हुक्म पे चीफ इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है। आपके हुक्म को बजा लाने के लिए मेरी जमात ने हमने पूरे पंजाब में जो है वो बाकायदा जो है वो इलेक्शन कैंपेन के तहत जो है वो विज़िट्स किए हैं। हमने बाकायदा जो है वो अपने लोगों से जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो मंगवाई हैं और तकरीबन कोई 1100 के करीब जो है एप्लीकेशंस मैं वो ड्राफ्ट जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए का है, लोगों ने जो है वो जमा करवाई हैं और हम टिकट अवार्ड करने का प्रोसेस जो है उसको भी शुरू कर चुके हैं। तो आपके हुक्म को जो है वो रद्द करने का तो नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि आइन में जो आपका मनसब है और आपका जो इख्तियार है उसे हम तस्लीम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेपनाह इज़्ज़त और एहतराम है, लेकिन जनाब स्पीकर, क्या ये ज़िम्मेदारी जो है ये सिर्फ़ पार्लियामेंट की है या सियासी जमातों की है कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो फ्री हों, फेयर हों? इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो इस्तेहकाम का बाइस बने? क्या ये हमारी राय जो है इसका आपके सामने रखना या क्या ये कोई गैर कानूनी, गैर आइनी अमल है? अगर हम इस राय का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा, इस मुल्क में जो है वो अनारकी लाएगा, इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएगा, तो क्या ये राय जो है ये इस काबिल भी नहीं है कि आप जो है वो उसके ऊपर गौर फरमा सकें? आप उसके ऊपर जो है वो कुछ सोच विचार करें और उसके बाद जो है वो आप बात करें। ये कहा गया कि जी ये ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं ये तो अदलिया को बदनाम करने की जो है वो कोशिश है। ठीक है, ऑडियो लीक्स इससे पहले भी होती रही हैं। ऑडियो लीक्स के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस इस्तीफ़े भी देते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो मामला चलाए भी जाते रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जो बात इन ऑडियो लीक्स में की गई है, क्या ये तस्वीरें ना बनाई जाएं प्लीज़। ऑर्डर इन दी हाउस। तशरीफ रखें तमाम फाजिल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे। उस ऑडियो लीक में जो 2 दिन पहले हुई है, क्या अली शाही का कोई वजूद नहीं है? अली शाही नाम का कोई बंदा, कोई वज़ीर क्या मुल्क में नहीं पाया जाता? तो क्या वो जहाँ जहाँ पे लोगों से मिल रहा है और जहाँ जहाँ पे वो अपने मामलात को जो है वो बता रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो जो 2 बेटों का जिक्र हुआ है, मेरी इस्तदा होगी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि उनके अहवाल का मालूम कर लें। आप खुद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आप वहाँ बार में 20 लोगों को आप जानते हैं। आप उनमें से 10, 15, 20, 50 लोगों को बुला लें। अगर 50 में से एक बंदा भी ये कहे कि जी ये बात गलत है, उन बेटों की कोई कहानी
ऐसी नहीं है तो फिर हमें बुला के सज़ा दें। लेकिन अगर उन बेटों की कहानियाँ जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं, नहीं उसके ऊपर बाकायदा एसेट्स बियॉन्ड मीन का रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल दाखिल कर चुकी है। अगर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू भी बंद हो, इस किस्म की जो है वो ऑडियो लीक्स वाला सिलसिला भी बंद हो, तो मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर समझ के मालिक हैं, लेकिन मैं एक तजवीज़ के तौर पे मैं उनसे ये गुजारिश कर सकता हूँ, क्योंकि अदलिया हमारा भी जो है वो अदारा है, मैं ख़ुद एक वकील होने के नाते मुझे बेपनाह एहतराम है, तो आप बार काउंसिल की जो रेफरेंस है उसे सुबह शुरू करें और विद इन 1 वीक आप उसको डिसाइड कर दें और सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अगर कोई बेगुनाह है तो बेगुनाह हो जाएगा, अगर कोई गुनाहगार है तो गुनाहगार हो जाएगा। इसमें जो है वो गुस्सा करने वाली या नाराज़ होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात जनाब स्पीकर ये ऑडियो लीक्स की, क्या एक साबिक चीफ जस्टिस को ये ज़ेब देता है कि वो एक मुखालिफ फरीक के वकील ख्वाजा तारक रहीम से जो बाबा रहमते की गुफ्तगू आई है सामने, जिसे अब लोग बाबा ज़हमते कहते हैं, उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक पार्टी की खाली दिखा रहे हैं लहराने खातून लीडर के मुतल्लक, ये रहमते और जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जनाब स्पीकर मैं उन लफ्ज़ों को जो है वो दोहरा नहीं सकता। तो क्या अदलिया से मुंसलिक जो लोग हैं, अगर उनके ये मामलात सामने आएंगे और इनके सामने आने के बाद ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नारेबाजी ना कीजिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो नाराबाजी प्लीज। और जनाब स्पीकर, जब अदलिया से मुंसलिक हाज़िर और साबिक लोगों के इस तरह के मामला जो है वो सामने आएंगे, तो कभी तो ये होता है कि काजी फैज़ ईसा साहब के केस में उन्हें भी कटहरे में पेश होना पड़ता है, उनकी पूरी फैमिली को कटहरे में पेश होना पड़ता है, और उस बेंच में ये फैसला किया जाता है कि हम सब जवाबदेह हैं, हम सबको अपने ऊपर जो भी कोई इल्ज़ाम सामने आए उसका जवाब देना पड़ेगा, और हम ये जवाब ले रहे हैं। पूरी कौम को गवाह बना के ये बात की जाती है। लेकिन जनाब स्पीकर, अब उस फैसले में या उस जो है वो मामले में अब ये क्यों अदरवाइज़ हो रहा है? जब ये अदरवाइज़ होता है तो फिर लोगों के शकूक व शुबहात जो हैं वो फिर जो है वो जन्म लेते हैं। और रही बात के 90 दिन जो है वो आइन में दर्ज है, तो मैंने एक तो ये अर्ज़ किया कि 30 अप्रैल भी 90 दिन से वैसे बाहर है, लेकिन क्या इससे पहले कभी इलेक्शन जो है वो 90 दिन से या 60 दिन की कदगन से बाहर नहीं गए? 2008 में क्या हुआ था? 2008 में कोई तकरीबन KPK की असम्बली जो है वो 6 माह पहले जो है वो डिज़ोल्व हुई, और तकरीबन को 1.5 माह बाद बाकी तीनों असम्बलियाँ और कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई। लेकिन
KPK की असम्बली का इलेक्शन जो है वो कोई 30 दिन या 40 दिन पहले नहीं हुआ। अगर 90 दिन या 60 दिन की शर्त थी तो वो पहले हो जाता। फिर एक ही डेट पे जो है वो इलेक्शन हुए। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से जो है वो पोस्टपोन हुए और उसके बाद कुछ तकरीबन जो है वो 4.5-5 माह बाद जो है वो इलेक्शन हुए। और KPK की असम्बली के इलेक्शन बावजूद इसके कि वो पहले डिज़ोल्व हुई थी, वो इलेक्शन जो है वो बाकी असम्बलियों के जो है वो साथ हुए। 88 में भी उस वक्त सैलाब की सूरत हाल दरपेश थी और वो इलेक्शन भी जो है वो तकरीबन कोई 5-6 माह जो है वो उस डेट से आगे हुए जो डेट जो है वो आइन में मुकर्रर थी। तो उस वक्त अगर सैलाब की सूरत हाल दरपेश थी तो आज के जो हालात हैं हमारी राय में जो है वो शायद ऐसे हैं कि उसमें अगर तदब्बर और दनाई से कोई फ़ैसला ना हुआ, क्योंकि आज हमें एक फितने का सामना है, एक फसाद का सामना है, हमें एक ऐसे जथे का सामना है जो इस मुल्क में फितना चाहता है, जो इस मुल्क में फसाद चाहता है, जिसका पिछले 10 साल से किरदार यही है। उसने इन 10 सालों में हर दिन ये कोशिश की है कि इस मुल्क में फितना हो, इस मुल्क में अनारकी हो, इस मुल्क में अफरा तफरी हो। इसके बारे में जो है वो हकीम सईद ने जो अपनी किताब में को तकरीबन 30 साल पहले लिखा था, शायद उन बातों में भी कोई जो है वो हकीकत हो। तो इस फितने को जो है वो रोकने के लिए, इस फसाद को रोकने के लिए जनाब स्पीकर इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है ज़रूरी है। फ्री और फेयर इलेक्शन के बगैर ये मुल्क सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं ला सकेगा, और अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा तो ये मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुआशी बहरान है, इसमें ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आम आदमी जो है वो इस वक्त जिस हालत में है, इसका सद्देबाब जो है वो न सिर्फ इस पार्लियामेंट का, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का, बल्कि ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसी सूरत हाल में जनाब स्पीकर कोई ऐसी अनहोनी राय, अनहोनी बात जो है वो हम नहीं कर रहे। हम वही बात कर रहे हैं जो इस मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। और मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से और पार्लियामेंट से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो हुकूमत की और तमाम अदारों की जो है वो रहनुमाई करे, और उस रहनुमाई के ऊपर हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। हमारी राय हो सकती है, हम आइन और कानून के मुताबिक जो है वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा मामला जो नहीं है। अगर इलेक्शन जो है वो अगर तमाम जमातों के, तमाम असम्बलियों के इकट्ठे होते हैं, फ्री होते हैं, फेयर होते हैं और केयर टेकर सेटअप में होते हैं, तो ये सब के लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो इसलिए जनाब स्पीकर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो है इन नकात के ऊपर जो मैंने जो है वो इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की खिदमत में पेश किए हैं, इनके ऊपर जो है वो भरपूर डिबेट करवाई जाए, ताकि जो रहनुमाई जो है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से मिले उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया।